Hello everyone, I am Rekha Garg and I welcomes you to Garg classes. Today we are going to start company accounts. Company accounts का फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, जो आपके एग्जाम्स में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हमें करना है व्हाट इज अ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate legal entity, perpetual succession and a common seat. तो शेयर क्या है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो कंपनी है वो पैसे कहां से लेती है, कंपनी की कैपिटल कहां से आती है. ठीक है, तो क्वेश्चन इज हाउ डज द कंपनी गेट्स मनी. इफ यू हैव सीन द मूवी गुरु, मीनिंग ऑफ शेयर इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन दिस. मैं अभिषेक स्टार्ट से कंपनी, ही सेड मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और मालिक बन जाओ. तो दिस इज अ शेयर. व्हाट इज अ शेयर. तो शेयर क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड. कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे शेयर्स. सपोज एक कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीस है, उसको 10 रुपीस के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. तो 10 रुपीस के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो टोटल पार्ट्स या टोटल शेयर्स कितने होंगे, 1 लाख. तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे कम है या आपके पास पैसे ज्यादा हैं. जितने भी हो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप उस कंपनी के वन ऑफ द ओनर बन सकते हो. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्यों, हमारा क्या बेनिफिट है. तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसका एक पार्ट शेयर होल्डर्स को मिलेगा. ठीक है, तो जो भी कंपनी अर्न करती है उसका एक पार्ट शेयर होल्डर्स को मिलता है और उस पार्ट को हम बोलते हैं डिविडेंड. तो डिविडेंड के लिए ही कोई भी पर्सन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है. ठीक है, उसके बाद हमने करना है शेयर इशू प्रोसेस है क्या. जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनकी शेयर को इशू करने की प्रोसेस क्या होती है. सबसे पहले कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती है. प्रोस्पेक्टस नॉर्मली जैसे आपके स्कूल्स का, कॉलेजेस की प्रोस्पेक्टस होती है. अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल्स होती है. प्रोस्पेक्टस में पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं. जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्टस है तो स्कूल के बारे में पास्ट रिकॉर्ड्स, क्या क्या स्कूल के अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन डायरेक्टर है, कौन मतलब उसका स्टाफ है, वो सब दिया हुआ होता है. तो इन केस ऑफ कंपनी, अब कंपनी के केस में क्या गिवन होगा, प्रोस्पेक्टस में होता है कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या कितना कुछ मिल जाएगा. कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन कौन है. ठीक है, उसके बाद बाय कंपनी इज रेजिंग फंड्स, कंपनी पैसा ले क्यों रही है, किस लिए उसको जरूरत है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मेजर इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के कौन कौन से हैं. अब ये सब बातें देख के, जैसे प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट्स हैं इनको देख के जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल मींस जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इन सब चीजों को देख के अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो एक फॉर्म होता है प्रोस्पेक्टस के पीछे लगा हुआ, जैसे स्कूल के प्रोस्पेक्टस के पीछे होता है एक फॉर्म आपको जो अप्लाई करना है, वैसे ही फॉर्म होता है. उसके लिए जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको चाहिए उसके अंदर उसमें अप्लाई करना होता है. ठीक है, अब अगर आप अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई भी पर्सन कितने भी अमाउंट वहां पर लिख देगा. भाई अगर हमें 100 शेयर्स चाहिए हम 1000 भी लिख देंगे, अपना क्या जा रहा है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर दो, साथ में एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ती है. मींस कंपनी बोलती है कि इसके साथ जो भी आप फॉर्म, जितने भी शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ एक मनी, एप्लीकेशन मनी क्या होती है, जो शेयर की फेस वैल्यू है उसका एक पार्ट है. सपोज शेयर अपना 10 रुपीज का है तो 10 में से 2 रुपीज, 3 रुपीज, 1 रुपए कितने की भी एक एप्लीकेशन मनी रख दी जाती है कि इतनी मनी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पे करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब क्या हुआ, मतलब जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी में अप्लाई कर दिया शेयर्स लेने के लिए.
अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, अब पैसे कहाँ आए, पैसे आए कंपनी के पास। तो कंपनी के पास जो पैसे आए वो पैसे कंपनी के अकाउंट के अंदर नहीं जाएंगे, वो एक सेपरेट अकाउंट के अंदर आते हैं, ये होता है एस्क्रो अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्क्रो अकाउंट, जो पैसे जो भी शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन मनी जो आती है वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है, वो जाती है एस्क्रो अकाउंट के अंदर। अब एस्क्रो अकाउंट में क्यों आती है, एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अमाउंट इसके अंदर रहेगी, जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ हम उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अब ये ऐसा क्यों होता है कि एस्क्रो अकाउंट में अमाउंट आई, सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाए 10,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, अगर उसको एप्लीकेशन मिले 10,000 शेयर्स के लिए ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 ही मंगवाए थे, 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन मिले तो सबको शेयर्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाए हैं उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल जाए, एप्लीकेशन से कम शेयर्स के लिए भी मिल सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए भी मिल सकते हैं। तो सेकंड केस हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस में हमने सपोज कर लिया कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली और 10 के 10 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी शेयर्स। तो सेकंड केस क्या है, अगर हमें 12,000 शेयर्स के लिए 13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, मींस जितने के लिए हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी उससे ज्यादा शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिल जाती है। तो इस केस में क्या होगा, हम 2,000 को बोल देंगे भाई हम तुम्हें शेयर नहीं दे सकते, बाकी के 10,000 को हम दे देंगे। ये बाकी मतलब काफी लंबी प्रोसेस होती है, प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर आ जाएगी। अभी तो यही बोल सकते हैं कि भाई चलो 2,000 को हमने नहीं दिए, बाकी के 10,000 को दे दिए। उसके बाद थर्ड केस में क्या होता है, 9,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलती है। अब यहां पर क्या हुआ, अब 10,000 के लिए हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी, 9,500 के लिए दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। लास्ट में क्या हुआ, 8,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, यहां पर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। फर्स्ट 3 केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 के लिए एप्लीकेशन मंगवाए, 10 के लिए एप्लीकेशन मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 के लिए मंगवाए, 12 के लिए मिले, 2,000 को मना कर देंगे, बाकी को दे देंगे। थर्ड 9,500 के लिए मिली, मींस 95% हमें एप्लीकेशन मिल जाती है जितना हमने शेयर्स मंगवाए, तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट पॉइंट में प्रॉब्लम है, यहां पर क्या है, जो जितने शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मंगवाए उसका 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिला। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% का, अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके बारे में क्लैरिफाई करता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी जब लोगों से एप्लीकेशन मंगवाती है तो उसका 90% के इक्वल एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। अगर इतनी एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो कंपनी को उसका सारा का सारा पैसा जो भी उसका एप्लीकेशन पे आया है वो रिफंड करना होगा। इसलिए ये अमाउंट पहले ट्रांसफर करते हैं एस्क्रो अकाउंट में, क्योंकि पहले नहीं पता होता कि कितनी अमाउंट आएगी। उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है चलो हो गया अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट, तो ये पैसे जाते हैं कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में 2 लोगों ने अपने रूल्स दिए हुए हैं। एक तो अपना ये सेबी और दूसरा है अपना कंपनीज अकाउंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक तो देते हैं कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेकंड इज सेबी। कंपनीज एक्ट 2013
क्या बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है तो वो एनफ है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बट सेबी क्या कहता है कि अगर 90% का सब्सक्रिप्शन ना मिले तो पैसे कंपनी को रिफंड करने पड़ेंगे। जितने भी कंपनी को अमाउंट मिली है वो अमाउंट कंपनी को रिफंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 90% का जो रूल है वो क्या है, सेबी का, और इस तरह का जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उसकी हो जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में से मानने किसकी है, सेबी की या कंपनीज एक्ट की। जहां पर भी ये दोनों एक दूसरे के फ्रंट में है तो अपने को सेबी की सुननी है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हमें क्या करना है, हमें जो भी अमाउंट मिलेगी वो हमें रिफंड करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिर कंपनीज एक्ट रूल बनाता है क्यों है जब उसकी चलती ही नहीं है, तो उसके लिए है देखो, जो सेबी है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए है। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज के लिए रूल्स अप्लाई होते हैं सेबी के, और जो अनलिस्टेड कंपनीज भी तो होती है ना, तो अनलिस्टेड कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट के रूल अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लिस्टेड के लिए ही बस इनके रूल्स होते हैं, ये अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो मतलब ओवरऑल मिला के अपना कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर 90% से कम का सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी को अपनी जो भी अमाउंट उसको रिसीव हुई है वो रिफंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल चुका है, या जितने भी शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाए थे उतने शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिल गए या उससे ज्यादा मिल गए, तो उस केस में फिर कंपनी अपनी जर्नल एंट्री करती है। मतलब अब एस्क्रो अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करके कंपनी के अकाउंट में अमाउंट आएगी। तो उसके लिए फर्स्ट जर्नल एंट्री अपनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के बैंक अकाउंट में जब अमाउंट आती है तो फर्स्ट एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वीडियो में इतना ही, थोड़ी लंबी ज्यादा हो जाएगी इसलिए बाकी के बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।